कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो यही हुआ है। ऊपर वाले की लाठी पड़ चुकी है और पाकिस्तान ने इंडिया से शिकस्त एक्सेप्ट कर ली है। अब आपको ऑन पेपर दिखाई ना दें, लेकिन अगर आप बैक चैनल टॉक्स को देखें, मीडिया स्टेटमेंट देखें और सारी चीज़ें जो भी जियो पॉलिटिक्स में हो रही हैं उन्हें देखें, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। बात यह है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हैज़ कंसीडर्ड डिफीट टू इंडिया, और अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान को ब्रेकअप होने से कैसे बचाएं। अब आपको बात सुन के अजीब लगेगी कि यार ये ब्रेकअप की बात बहुत फार फैजेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस चीज़ के 80 to 85% चांसेस हैं कि पाकिस्तान 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया, लेकिन आज तफसील से डिस्कस करेंगे कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें मूव हो रही हैं। अच्छा, हर आदमी को पता है कि इंडिया यूएस का अलाय बन चुका है और चाइना के अगेंस्ट एक मोर्चा खोला हुआ है, तो ये बात मतलब बहुत सिंपलिस्टिक है, राइट। बट एज दे से ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो डिटेल में आज डिस्कस करते हैं कि चीज़ें हुई क्या हैं। पिछले 15-20 साल 30 साल का लेके चलते हैं, राइट। बिकॉज आप जब जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं तो 2-4 साल में आपको साल दर साल चीज़ समझ नहीं आनी, लेकिन आप 5 साल 10 साल 15-20 साल के स्पेस लेके चलेंगे, 10-10 साल के स्पेस में चलेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर कट दिखने लगेंगी। और अगर आप इस नज़रिए से पूरी तारीख को पढ़ें तो आपको एक एक चीज़ क्लियर कट दिख जाएगी कि भाई ये तो इनएविटेबल था। तो ये चीज़ पाकिस्तान के साथ हो चुकी है, राइट। जिस जियो लोकेशन को पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेथ समझता था, अपनी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज समझता था, जो कि थी भी, वही आज उसके ब्रेकअप का कारण बनेगी। उसी की वजह से पाकिस्तान का ब्रेकअप होगा। ये वही है जैसे कस्तूरी हिरन होता है, तो वो उसकी पॉजिटिव भी है उसकी स्मेल, लेकिन उसी स्मेल की वजह से उसका शिकार होता है। तो यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है, राइट। पाकिस्तान शुरू से सिर्फ एक ही चीज़ का एडवांटेज लिया है, जो गैरिसन स्टेट बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर्स पर अफगानिस्तान था, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर रशिया था, नॉर्थ ईस्ट पर चाइना था और ईस्टर्न बॉर्डर्स थे इंडिया के साथ। एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, यूएस के आउटपोस्ट बना। अब इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए पहले एक एक पार्टी का एंगल देख के चलते हैं जो मेजर प्लेयर्स हैं, और इससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जानी कि क्यों इमरान खान जेल में है, क्यों की चीज़ें हुई हैं, क्यों जनरल बाजवा ने बैक चैनल टॉक्स की, क्यों 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट जब 2014 में मोदी जी आए थे, जो कि 2007 का कश्मीर फार्मूला परवेज़ मुशर्रफ वाला इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, ही टुक अ यू टर्न और 2019 में उन्होंने 370 को हटा दिया, राइट। क्यों 2021 में फिर टॉक्स हुई बैंकॉक में अजीज डोवल साहब और ये जो पाकिस्तान के थे जंजुआ साहब, इनके बीच में। फिर 2020 में भी आई थिंक कोविड के दौरान भी इनकी टॉक्स चलती रही। फिर सीज़ फायर का इन्होंने जो ऐलान किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इसे तफसील से समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेन एंकर, जो मेन एक्टर है इसमें यूएस में। तो देखिए, अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान का पुराना मालिक रहा है, राइट। 40 से 50 बिलियन डॉलर अब तक दे चुका है अमेरिका, और अमेरिका को हमेशा यही लगता है कि उसने जब भी पैसा दिया है तो पाकिस्तान हैज़ बीन एन अनग्रेटफुल एलाय, और हमेशा पाकिस्तान ने धोखा दिया। तो धोखे देने की तारीख में पहले तो क्या जाऊं, लेकिन 80s से चलते हैं। 80s में जो अफगान जिहाद हुआ, जिसमें जिहाद तो क्या था, वो बेसिकली पाकिस्तान ने पैसा लेकर अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट फोर्सेस जो मुजाहिद से उन्हें रशियंस के अगेंस्ट लड़वाया। अब पाकिस्तान क्या करता था, पाकिस्तान के कराची पोर्ट से सारा का सारा असला, सारा का सारा सामान, पाकिस्तानी जो ट्रेनिंग कैंप्स बने, वहाबी सऊदीया से लाया हुआ वहाबी इस्लाम, जो कि एक रेडिकल इस्लाम का फॉर्म है, जो आप तबलीगी जमात सुनते हैं, इसी का एक बेसिकली पार्ट है, राइट। रेडिकल इस्लाम प्रीच करने वाले मदारिस मुल्ले लाए गए, ये सारे के सारे इन्होंने फाटा एरिया में, पेशावर एरिया में इन्हें बिठा दिया, और ये एक्चुअली बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट। अब पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा था, पीछे से डॉलर आ रहे थे। आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिका अगर $1000 बेचता था तो अफगान जिहादी के हाथ $100 ही लगते थे, बीच में सारा पैसा ये खा जाते थे। बहुत से आपको दिखते होंगे, एक लाल टोपी दिखता होगा आपको, जैद हामिद नाम का, जो कि जिसने एक पाकिस्तान पे 2-3 बुकें भी लिखी हैं, बहुत ही एंटी इंडियन, हमेशा गज़वाए हिंद की बात करता है। तो ये सब भी साहब कर्नल के साथ मिलकर ये लाशें फ़रोख्त करते थे पठान की, और ये बड़ी बड़ी बातें कर ले, काम इनका ये था, ये पैसा लेते थे, ये और एक आर्मी का कर्नल था, ये पैसा मिलके खा जाते थे 90%, और आगे 10% लड़ने वाले को दे देते थे। तो ये बेसिकली जो ट्रेडिंग मॉडल लाए ना, लाशों की दलाली का मॉडल, ये पाकिस्तान का शुरू से ही रहा है। तो खैर यूएस लेकिन वॉज कम्प्लिसिट, बिकॉज यूएस को लगता था 71 में, आपको ध्यान होगा, रोनाल्ड रीगन ने डॉलर को गोल्ड से हटा दिया था, राइट। तो
गोल्ड अब नाउ दे कैन प्रिंट अनलिमिटेड डॉलर्स, तो उन्हें डॉलर देने में पाकिस्तान को दिक्कत नहीं थी, लेकिन बात यह है कि धोखा होता रहा एंड दे वर कीपिंग अ ब्लाइंड आई। उन्होंने कहा ठीक है 79-80s जब अर्ली 90s आई राइट, तो सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ, आप सब जानते हैं। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका पॉलिसीज थी जो कि उस टाइम जो रशिया के सदर थे उनकी जो पॉलिसीज थी, तो उसके तहत गोरबाचेव साहब की पॉलिसीज थी, उसके तहत रशिया ब्रेक हो गया राइट, ब्रेक हो गया, ज़्यादा इकट्ठे हो गया। पाकिस्तान ने क्या किया, दे स्टार्टेड सेंडिंग दीज पीपल टू कश्मीर, तो उन्होंने कश्मीर भेजे और ये इनकी फैक्ट्री बंद नहीं की। इनका प्लान था, जो हामिद गुल साहब होते थे ISI के चीफ, उनका प्लान था इसी तरीके से हम कश्मीर में भी इंडियन फोर्सेस को हरा देंगे। हालांकि उन्होंने 1965 का सबक नहीं सीखा जब वो 65 में गए थे, जब कश्मीरी अवाम ने उनके अगेंस्ट जाके इंडियन फोर्सेस को इन्फॉर्म किया था, बट स्टिल ही वेंट अहेड विद द प्लान। अब US वॉज नॉट वेरी हैप्पी। देखो US का इंडिया के साथ हमेशा ही एक न्यूट्रल किस्म की रिलेशनशिप रही है, तो अमेरिका इंडिया के फॉर भी नहीं रहा लेकिन अगेंस्ट भी कभी नहीं रहा राइट। लेकिन पाकिस्तान US का स्टॉन चलाया था एंड दे केप्ट अ मम राइट। अगर आप पूरा का पूरा 90s देखें, जिसमें तालिबान देखें, IC 814 की जो हाईजैकिंग हुई थी, जो इंडियन प्लेन था 96 में काठमांडू से उड़ा, फिर काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया, उसके बाद उसे अमृतसर उठा रहा, फिर अमृतसर से लाहौर गया, लाहौर से कंधार गया, लाहौर में पाकिस्तान ने उस प्लेन की रिफ्यूलिंग की, और कंधार में जसवंत सिंह साहब, उस टाइम अजीत डोवल साहब होते थे, वो गए टेररिस्ट से मिले, नेगोशिएट किए, 3-4 टेररिस्ट छोड़े। एक उसमें मौलाना मसूद अजहर था जो कि जैश मोहम्मद का आदमी था। ये जैश मोहम्मद भी पाकिस्तानी ISI ने बनाई थी हर हिजबुल मुजाहिदीन को कंटेन करने के लिए। ये पुरानी एक दहशतगर्द तंजीम थी जो कि पाकिस्तानी फ़ौज को आंखें दिखाने लगी थी, तो इन्हें तोड़ने के लिए इन्होंने जैश मोहम्मद, हरकतुल अंसार, इस टाइप के इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। अच्छा, तो एक टेररिस्ट तो छोड़ा था मौलाना मसूद अजहर, दूसरे जो छोड़े थे साहब, उन्होंने ही अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का कत्ल किया, जो कि अमेरिका की वन ऑफ द हेडलाइंस बनी और कई हफ्तों तक बनी रही। तो अमेरिका वॉज नॉट हैप्पी, दे वर सीइंग कि यार किस तरीके से हमारे हथियारों का, हमारे पैसों का ये किस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं। अब वही ब्रीडिंग फैक्ट्री, एक जिसे कहते हैं ना, जिन्ना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान इस्लाम की लेबोरेटरी होगा, लेकिन हुआ क्या, ये दहशत गर्दों की लेबोरेटरी बन गया। या हर किस्म का दहशत गर्द इस्लामिक मुल्कों से आके उल्टा सीधा वहाबी फैनेटिसिज्म पढ़कर इन्होंने एक तरीके के इस टाइप की दहशत गर्द तंजीमें निकाली जो कि जगह जगह गई। तो आपको जो सीरिया में फाइटर लड़ते दिखाई देते हैं, इराक में लड़ते दिखाई देते हैं, कुर्ड्स के साथ लड़के दिखाई देते हैं, टर्की में, मिडिल ईस्ट में, जहाँ भी, इनफैक्ट अफ्रीका में लड़के दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान बॉर्न हैं। उन सब के बॉस या उनके बॉस के बॉस या जो उनके मास्टर थे, उस्ताद थे, वो सारे के सारे पाकिस्तान की पेशावर फैक्ट्री और ISI की निगरानी में पले बड़े सांप हैं। हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा था कि भाई इफ यू कीप स्नेक्स इन द बैकयार्ड दे आर गोना बाइट यू। लेकिन वही था, सांपों का शौक शुरू से ही रहा है फौज को, तो इन्होंने सांप पाले। और इन सांपों ने क्या किया, इन सांपों ने बाद में पाकिस्तान को डसा। अच्छा, डसना जो शुरू हुए mid-90s में शुरू हुए, तो पहले सांप जो अजगर बन गए वो थे तालिबान। ये तालिबान बन गए, मुल्ला ओमर की गवर्नमेंट आ गई। एक तरीके का बिट्रेयल था अमेरिका के, बिकॉज अमेरिका के लिए 96 लेट 90s में इस्लामिक टेररिज्म बिकेम रियल। जब 2-4 उन्होंने ब्लास्ट किए थे, एक कीनियन एम्बेसी थी, पता नहीं कहीं पे एम्बेसी में, दे डिड द ब्लास्ट राइट, एंड उसके पीछे भी ओसामा बिन लादेन था। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद हुआ 9/11। अब देखिए 9/11 में आया थर्ड बिट्रेयल। तो पहले मैं बता दूं कि ये शुरू से ही CIA को शक रहा है कि इसके पीछे ISI का कोई ना कोई रोल है, क्योंकि मोहम्मद अता जो 8-10 हाईजैकर्स थे, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग कहाँ से उन्होंने ले ली। अब ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से उनके मनूवर्स थे, जिस तरीके से उनके काम करने की चीज़ें थी, दे वेरी मच रिजेंबल्ड हाउ ISI ऑपरेट्स। लेकिन बात यह है, उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला, एंड दे केप्ट अ मम राइट, बिकॉज दे नीडेड पाकिस्तान। अब हुआ क्या, जो थर्ड बिट्रेयल आया, जब लेने जाना था, सिंपल सी डील थी। US ने अफगानिस्तान से कहा, बुश साहब ने, कि भाई आप हमें ओसामा बिन लादेन दे दो, और ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब उससे बात कौन करेगा, बात वो फ़ोन पे आने को रेडी नहीं, कोई बात सुनने को रेडी नहीं। उसके राब्ते थे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से,
तो आईएसआई चीफ से इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम बात करेंगे कि आप उसामा बिन लादेन को दें और ये करें वो करें फलाना करें ये करें। ये गए आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ और उनसे कहा जी आपने बिल्कुल नहीं देना, आप इसे अपने पास रखें, आपने अगर इसे दे दिया तो पश्तून वली का आप कोड ब्रेक कर देंगे। तो जो पठान्स होते हैं वहाँ दो चीज़ों के लॉ चलते हैं, एक तो पश्तून वली, दूसरा बदल का। बदल यानी बदला, अगर किसी ने आपको कुछ बदनामी कर दी तो 100 साल 1000 साल में भी आपको उसका बदला चुकाना है। दूसरा चल रहा है पश्तून वली का। पश्तून वली में यह है कि अगर कोई आपके यहाँ गेस्ट ठहरा है तो आप उसे ऐसा नहीं कि मतलब उसकी आप जान देकर भी उसकी हिफाजत करेंगे। तो इन्होंने उन्हें यही दुआइयाँ दी। इन्होंने मुल्ला उमर से कहा कि अगर तुमने ऐसा काम कर दिया तो तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, इसे आप बिल्कुल मत दो, अमेरिका को देख लेंगे, अमेरिका क्या कर लेगा, रशिया कुछ कर पाया हमारा, बोले अब तक हम रशिया के खिलाफ लड़े थे, अब अमेरिका के खिलाफ लड़ लेंगे, जिहाद की फैक्ट्री हमारे पास, दहशतगर्द रेडी हैं ही हैं, तो ट्रेनिंग की मटेरियल की सब कुछ हम आपको देंगे। अब ये बाहर निकले, इन्होंने अमेरिका से कहा ओ भाई वो नहीं मानने। तो डबल गेम जो खेलते हैं, ये तीसरा डबल गेम पाकिस्तान ने खेला। फिर क्या हुआ, अटैक्स हुए। अब क्यों खेला पाकिस्तान ने, उन्हें पता था जब जंग होगी तो पाकिस्तान विल बी ना विन विन सिचुएशन। वही अफगान जिहाद वाला पैसा, अफगान जिहाद नहीं कहूँगा, अफगान जो वॉर हुआ था सोवियत अफगान वॉर, उसका पैसा इनके पास आना चालू हो जाएगा। ये इनकी एक सिंपल सी थिंकिंग थी। वही हुआ, अमेरिका ने पैसे भेजे, भेजता रहा। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि भाई देखो फाइनली अफगानिस्तान जीत गया। अरे यार इसे जीत कहते हैं? वो आदमी ने आपको 15 दिन में अमेरिका ने आपको दौड़ा दिया और 20 साल तक आप पर हुकूमत की, अपनी मर्जी से जब चाहे चले गए, इसे आप जीत बोलोगे? उनकी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में नहीं था, उनका खर्चा हो रहा था, चले गए आपको बर्बाद करके तोड़ मोड़ के। अब बेवकूफ़ यहाँ बताते रहे साहब जीत गए, अफगान जीत गए, पाकिस्तान जीत गया। तो अब आप इस मेंटालिटी का तो क्या कर लेंगे जिन्हें जंग में जीत और हार का फ़र्क ही नहीं पता। ये वही बात है कि 65 की जंग 48 की जंग में आप जीत बताते हैं, जबकि बुरी तरह इंडिया ने आपको फेंटा लगाया। ठीक है जी। तो तीसरा बिट्रेयल के बाद अब आता है चौथा बिट्रेयल। देखिए उसामा बिन लादेन साहब भागे थे, ये भागे थे, अलग अलग जगह भागे, फिर तोरा बोरा की ये घाटियों में छुप गए, उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए थे। अनकन्फर्म रिपोर्ट कहती हैं 2005-06 के दौरान ये केम टू पाकिस्तान, और 2006 से लेकर 2011 तक एबटाबाद में पाकिस्तानी फौज ने चोरी से रखा। 5 साल ये भाई साहब वहीं पर बने रहे। और फिर जो 2011 में सीक्रेट ऑपरेशन किया अमेरिका ने, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को भी नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा था कि उसे गायब कर देंगे, तो उन्होंने फिर उसामा बिन लादेन को 2011 में हंट किया था। लेकिन बात यह है कि 5 साल तक आपने उन्हें इसी छुपाए रखा था कि ढूंढने के चक्कर में जंग का पैसा आता रहे, राइट। तो 2010 और 11 में उसामा बिन लादेन का जो चौथा बिट्रेयल मिला था, एंड इट वाज इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट, बिकॉज जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, देखिए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो होती है थिंक टैंक, दे रन अकॉर्डिंग, जो टॉप की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड हो गई, प्रिंसटन हो गई, हार्वर्ड हो गई, और जो उनके थिंक टैंक इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जो अपनी ओपिनियन देते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। पाकिस्तान की तरह नहीं कि यहाँ फर्जी 300 पेपर फर्जी लिखने वाले रिसर्च पेपर लिख के PhD बन जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो डेली का एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, मतलब यू कैन इमेजिन राइट कि किस तरीके के हैं। अमेरिका में रियल हैं, रियल दानिश्वर जिन्हें कहते हैं वो लोग हैं। और तब ये पॉलिसी बनने लगी कि पाकिस्तान इज़ अ थ्रेट टू अमेरिका। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जब तक रहेगा तो पाकिस्तान में ये चीज़ें होती रहेंगी, तो वी शुड इमीडिएटली ड्रॉ सपोर्ट। ठीक है, उस पर बहुत सारी डिस्कशन हुई। देखिए जियो पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि आपने एकदम बना ली, जियो पॉलिटिक्स धीरे 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 होती है, 2 साल 4 साल 5 साल। और अमेरिका क्या है, इट इज़ रन बाई अ डीप स्टेट। तो एक आपको जो प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं या जो भी आपको कैबिनेट दिखाई देती है, देयर इज़ अ डीप स्टेट बिहाइंड इट। ये हॉक्स जिन्हें चाइना में कहते हैं, ये हॉक्स ही डिसाइड करते हैं कि किसी के साथ क्या करना है। और जैसे मैं कहता हूँ कि नेशंस की दे डोंट हैव एनी फ्रेंडशिप, दे जस्ट हैव सेल्फ इंटरेस्ट। तो मफादात की हमेशा से ही जंग रही है। एंड पाकिस्तान इसके बाद वो वेट कर रहे थे कब हम अफगानिस्तान से जाएं, उसके बाद ही असली कहानी चालू होगी। और ये प्लान पहले ही बन चुका था कि अ यूनाइटेड पाकिस्तान इज़ नॉट इन फेवर ऑफ अमेरिका एनी मोर, राइट। अब देखिए हुआ क्या, ये चौथी के बाद आप अफगानिस्तान देख लेते हैं। अब US अफगानिस्तान, अमेरिका को क्यों ज़रूरत थी? रशियन बॉर्डर था नॉर्थ में, राइट। नॉर्थ का रशियन बॉर्डर, अब तो उज़्बेकिस्तान, अलग अलग CISS कंट्रीज़ बन गए। इधर अफगानिस्तान था वेस्ट में, ईस्ट में इंडिया था, चाइना था। अब पाकिस्तान की तारीखी गलती रही चाइना के साथ अलायंस करना। चाइना के साथ अलायंस करके आपने जो ब्रिक्स की रोड, ब्रिक्स बनाया है, ये ब्रिक्स कह रहा हूँ सॉरी,
जो सीपैक बनाया है, तो सीपैक की रोड इज मतलब अमेरिका विल नेवर अलाउ इट टू हैपन, बिकॉज सीपैक की रोड का सिंपल सा मतलब ये है कि कल को वॉर लगता है तो चाइना का जो सारा का सारा तेल, सारा का सारा असला जो मलाक्का स्ट्रेट इंडियन अंडमान आइलैंड के थ्रू आ रहा है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाई इंडिया, राइट, तो इंडिया जब चाहे वॉर के दौरान उसे ब्लॉकेड कर सकता है, और नेवल ब्लॉकेड होते ही चाइना के पास तेल और सारी जो इम्पोर्ट आइटम्स है ख़त्म हो जाएंगे। चाइना लंबी जंग नहीं लड़ सकता। तो सीपैक बनाने का सिंपल सा एक ही मकसद था कि किसी तरीके से हम अपना ट्रेड यहाँ से कर लें, राइट। अब अमेरिकन थिंक टैंक्स को ये लगने लगा कि यार वाई वुड वी नीड पाकिस्तान, राइट। देखिए पाकिस्तान के जो जब अफगानिस्तान को छोड़ के गए अमेरिकन, तो अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन ने बेसिकली अफगानिस्तान में इतना सारा असला, इतने हथियार, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़ के गए, राइट। तो बेवकूफ़ तो नहीं है अमेरिकन, उन्हें इतनी अकल नहीं है कि हथियार छोड़ने नहीं छोड़ने, कोई मकसद होगा ना, यानी तालिबान के साथ बैकडोर में कोई ना कोई सेटिंग हुई है। अच्छा वही सेम हथियार आप टीटीपी जो फाटा में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो बलूचिस्तान में लग रहे हैं, उनके पास सेम वेपन्स कैसे, कहाँ से इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आए, कैसे 2022 में 750 से ज़्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक हो चुके हैं विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, विद अ प्रॉपर वॉर लाइक प्लानिंग। फर्स्ट टाइम हुआ है तारीख में जब TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि बेसिकली अफगान तालिबान का ही एक ऑफ शूट है, जो गुड तालिबान बैड तालिबान का कंसेप्ट लाए थे, और BLA वाले मिल गए हैं पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बताते ये हैं कि ये सारी की सारी एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी बन चुकी है। पाकिस्तान को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को ब्रेक करने में सबका फ़ायदा है, क्योंकि बलूचिस्तान टेरिटरी से पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है, तो ईरान भी अंडर चेक रहता है, बिकॉज ईरान और चाइना हैव फॉर्म्ड अ नेक्सस, राइट। तो अमेरिका को ये लगता है कल को बलूचिस्तान मूवमेंट अगर बड़ा होता है तो जिस कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार, आपने ईरान को भी कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान भी इसमें एंगेज है। अच्छा जो फाटा एरिया है, देखिए अब सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स चाइना में शिफ्ट हो गई। चाइना में अचानक जो वीगर मुस्लिम्स हैं उनका मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। अब वीगर जो आपको ETA जो आर्मी है, ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान आर्मी है, उसका सपोर्ट भी मुझे लगता है कि वेस्टर्न पास करेंगी, और जो कि इनफैक्ट हो भी रहा है। दिस इज़ जस्ट अ वे टू वीक इन चाइना, क्योंकि देखिए तालिबान का भी क्या हो रहा है, तालिबान आए थे बहुत ज़्यादा, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीजियस कहते थे, शरिया की बातें करने थे। फिर आगे साहब ISIS खुरासान अफगानिस्तान में, और दाइश, ये कहते थे हम आपसे बड़े मुसलमान हैं, वो तालिबान को लिबरल बताते हैं, राइट। तो तालिबान इज़ नाउ फेसिंग एन इंटरनल क्राइसिस। तालिबान को पता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तालिबान से कहती है कि भाई इन्हें रोको दहशतगर्दों को, वो कहते हैं जी हम कैसे रोकें, हम तो रोक रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। बात यह है कि ये सब एक हैं। जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जेल में बंद 2000 लोग छोड़ दिए, ये सारे के सारे आ गए पोरस बॉर्डर्स के थ्रू फाटा में, और इन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, नाउ विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, GPS एंड एवरीथिंग, राइट। अब अफगान तालिबान, पाकिस्तान को ये लगता था, जो एक 5वां ब्लंडर किया पाकिस्तान ने, उन्हें लगता था कि ये हमारे सिखाए हुए हैं तो हमारे चेल हैं, ये हमसे कहाँ जाएंगे, राइट। आपको याद होगा जनरल फैज़ जो होता था ISI चीफ, जब ये काम हो रहा था वहाँ चाय पी के आ गए थे, कहते सब कंट्रोल में है, बहुत बढ़िया होगा, ये होगा। पाकिस्तान में लोगों ने मिठाइयाँ बाँची, मोमबत्तियाँ जलाई, ये नहीं पता था कि भाई अपने जनाजे पर मोमबत्ती जला रहे हो। इन्होंने क्या किया, आते ही TTP को सपोर्ट दिया। अब सपोर्ट देना तालिबान की मजबूरी है, मजबूरी इसलिए है कि कल को आप TTP को सपोर्ट नहीं देंगे, वो ISIS खुरासान या ये दाइश या ये जो तुर्कमेनिस्तान आर्मी है इसके साथ मिल गए तो तालिबान की हुकूमत को ख़तरा है, राइट। ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की इमरान खान साहब ने, जो कि कहते थे कि इन सारे के सारे फाइटर्स को हम बसा देंगे, 2000 फाइटर्स, 2000 से ऊपर फाइटर्स को कहते थे हम इन्हें घर देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे। तो देखिए खान, जो इमरान खान साहब थे, एक बहुत ही हॉकिश और बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के सियासतदान थे। उनकी नीयत साफ थी, लेकिन दिस गाय डिड नॉट हैड एनी सेंस बेवकूफ़ी की बातें करना। ये इसी टाइप के थे जो बिलावल भुट्टो था, जो गोवा में कॉन्फ्रेंस में इंडिया को गाली देने चला गया। अरे भाई तुम अपनी सियासत गर्म करने के लिए, अपने फौजी आकाओं को खुश करने के लिए आप पाकिस्तान की पॉलिसी की रेड मार रहे हो, लेकिन वही हुआ, पाकिस्तान ने अपनी, कहते हैं ना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज सारे के सारे एक्टिव हो चुके हैं। नाउ
तालिबान, दाइश, ET आर्मी, दे ऑल आर सपोर्टेड बाय वेस्टर्न पावर्स। क्यों? चाइना में वीगर मुस्लिम को अराउज करना है, राइट? और पाकिस्तान में अटैक करें, नॉट अ प्रॉब्लम, नो वन केयर्स अबाउट पाकिस्तान, राइट? बलूचिस्तान में मैंने बताया फ़ायदा है ये। अच्छा, तीसरी बात लिंकअप की है। लिंकअप में आपने देखा होगा कि इंडियन ऑक्यूपाइड जो इंडियन हिस्से का कश्मीर है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, डेली नई ब्रिजेस बन रही हैं, डेली नए पुल बन रहे हैं, अटल टनल बनी, बहुत ज़्यादा। इट हैज़ बिकम अ वेरी फोर्टिफाइड, अ वेरी हैविली मिलिटराइज एरिया विद सप्लाई लाइन्स। तो ये सप्लाई लाइन्स की इंपॉर्टेंस ये है कि कल को अगर इंडिया चाहे तो जहाँ से वो देख लाए पासेस के थ्रू, इट कैन कट पाकिस्तान के सीपैक को कट कर सकता है। एंड इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, जो वॉर बोर्ड रूम में जो सिचुएशंस बनती हैं उसमें दिस बिकम्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट। कल को US चाइना का वॉर लगता है, द फर्स्ट थिंग इंडिया में डू इज़ टू कट ऑफ द सीपैक, बिकॉज सीपैक से कोई नहीं चाहता कि सप्लाई मिलती रहे। लेकिन सीपैक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं था, ये सिर्फ फौजी की आदत के इंटरेस्ट में था, क्योंकि सीपैक में बहुत ज़्यादा पैसा था, ठेकेदारी में अरबों चला। आपने सुना होगा पापा जॉन वाले जो थे भाई साहब, जो थे जनरल, जिन्होंने पापा जॉन पिज़्ज़ा के अपने स्टोर बोल लिए, इतनी अरबों की दौलत कमाई। बलोच जिसके यहाँ से गैस निकल रही है, जिसका पोर्ट है, उसे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, राइट? रेजिस्टेंस तो होना ही था। और अब हर आदमी चाहता है पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो जाएं। पाकिस्तान जो है, अब से नेशनल आर्मी, जीवे संद महाज का क्या हाल है, वो भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। और ये एक्टिव होंगे अगले 10 साल में, ये 10 से 20 साल में। इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान के 3 पार्ट्स हो जाएं। क्यों? सबको ये सूट करता है। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है, अगर कल को तालिबान को खुश करने के लिए फाटा एरिया तालिबान ले गए, जहाँ वो शरीयत की बातें करते हैं, भाई हम शरिया नाफिज कर देंगे, बलूचिस्तान का अलग बन गया है। इंडिया ने जो अपना अखंड भारत का जो था, इंडिया ने जो सियाचिन ग्लेशियर और ये जो ऊपर जो गिलगिट बल्टिस्तान वाला एरिया, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है चाइना के साथ, और डायरेक्ट उज़्बेकिस्तान, USSR की जो CISS कंट्री है, अगर इंडिया के हाथ आ गया तो पाकिस्तान की वैल्यू इज़ 0। डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं लोग कि भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट है, हमारे मायशी हालात ख़राब है। अरे भाई, आपके मायशी हालात तो शुरू से ही ऐसे हैं, ये तो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है। अब क्या हुआ है, अब लोगों ने चाबी कसनी शुरू कर दी है, राइट? तो आप ब्रेक होना शुरू हो गए। पहले भी था, अगर अमेरिका चाहे, सारे चाहें, आप पे पहले FATF लाया गया, अब IMF का लाया गया, आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। बात यही है कि वेस्टर्न पावर्स हैव डिसाइडेड दैट पाकिस्तान इज़ नो मोर यूजफुल। और ये चीज़ अभी से नहीं है, ये चीज़ में जो पाकिस्तानी थिंक टैंक्स है, एस्टेब्लिशमेंट है, रियलाइज़ कर चुकी थी। 2018 में बाजवा साहब आए और आते ही उन्होंने बात की कि 100 years पीस विद इंडिया। जो फौज लड़ने की, मरने की, मारने की बातें करती थी, आप कहो साहब अब पीस की बात कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कोई बहुत ही इनके एकदम से दिल बदल गए? नहीं भाई, दिल दुल नहीं बदले, ये शिकस्त का फर्स्ट साइन है। दे हैव कंसीडर्ड डिफीट। अब मैं आ जाता हूँ ये जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स में। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ही मेजर इशू है, कश्मीर का। इंडिया हैज़ बीन वेरी ट्रूथफुल। इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। अगर कल को इंडिया पानी रोक दे, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, ये रियलिटी है। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें भी 4, चलिए खैर मैं बाद में बताऊंगा कभी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में। लेकिन बात यह है कि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर का मुद्दा जो है, मैं पाकिस्तान इंडिया को फंसाने में कामयाब हो चुका है। ये हुआ था जब मुशर्रफ साहब थे, आई थिंक 2007 में आगरा गए थे, तो ये प्लान बना था भाई जो इंडियन कश्मीर है, पाकिस्तानी कश्मीर है, इसको एक जोन बना देते हैं, थोड़ा इंडिया का इन्फ्लुएंस रहेगा, थोड़ा पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, 100 साल के लिए बैक बर्नर में डाल देते हैं, सो डैट द इशू इज रिजॉल्व्ड। अब कहने में बहुत अच्छी बात लगती है कि ठीक है, दोनों पार्टी कुछ थोड़ा कंसीड कर रहे हैं, क्योंकि सियासत तो देखें ना जी, लेन देन की होती है। तो उस टाइम वाजपेयी साहब थे, वो उनकी बातों में, वाजपेयी साहब थे आई थिंक आगरा समिट में, हाँ आई थिंक वही थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वो बातों में आ गए। फिर बाद में उन्हें जो ब्रीफ किया गया, उन्हें कहा गया कि भाई ये पार्लियामेंट में ये चीज़ अप्रूव नहीं होगी, तो खैर वो बात बैक बर्नर में रह गई। 2007-8 में मुशर्रफ साहब चले गए, लेकिन फाइल घूमती रही। अब सरताज लांबा साहब हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को हैंडल किया, उनकी बुक पढ़ें। तो जब 2014 में मोदी साहब आए थे, तो उन्होंने उन्हें वो प्लान दिया। एंड मोदी साहब, जिनकी एंटी पाकिस्तान की इमेज है, ही इज़ नॉट एंटी पाकिस्तान, ही इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक गाय। मुझे लगता है साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री के
जब वो रिटायर होंगे तो ही विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। तो उनके सामने फाइल रखी एंड ही प्रिंसिपली अग्रीड टू इट। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको पॉलिसी को करें, ठीक है, हम भी नहीं चाहते इतना खर्चा हो। अब वो चीज़ देखिए 2014 में, पे 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने वो कब्जा कर लिया। तो सीधी सी बात है, इंडिया को ग्रीन लाइट मिली हुई थी। ग्रीन लाइट ये मिली थी कि पाकिस्तान को अब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसे डिफ़ॉल्ट कराएंगे, इसके 3 टुकड़े होंगे, आप कब्जा लें। 2018 में बाजवा साहब को ये बात समझ में आ गई थी, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक मैनूवर्स करने चालू कर दिए। अभिनंदन पकड़ा, पायलट पकड़ा, राइट। पायलट की मीडिएशन हुई, मीडिएशन में बहुत से लोग अलग अलग बात करते हैं। जैसे IC 814 हुआ था तो उसमें यूनाइटेड मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मीडिएशन की थी। इसमें भी किसी पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने मीडिएशन किया और विदाउट एनी कंडीशंस पायलट को छोड़ दिया गया। नाइस जेस्चर था लेकिन मजबूरी भी थी, राइट। इंडिया की एक मिसाइल थी, एक्सीडेंटली फायर होकर पाकिस्तान में गिरी, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, बट एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया की तरफ से वायलेशन था, बट दे डिड नथिंग। 2021 में बैंकॉक में अजीत डोवल साहब से मिले जंजुआ साहब, जो ISI के, जो इनके अपॉइंटेड थे। और उन्होंने कहा साहब आप सीज फायर कर दें, क्योंकि इंडिया ने देखिए बॉर्डर जो था वो हीट अप किया हुआ था, वो फायरिंग करते थे, पाकिस्तान फायरिंग करती थी, जिसे कहते हैं कोलेटरल डैमेज। तो उनके भी इतने पैसे लग रहे थे, इंडिया के भी इतने पैसे लग रहे थे, बट इंडिया कैन अफोर्ड, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व है $3 बिलियन की, इंडिया पर 600 साढ़े 600, तो इंडिया बेसिकली पाकिस्तान से 200 गुना बड़ा है, राइट। यही बात सियाचिन में भी हुई थी कि भाई सियाचिन में भी ये सब आप कर रहे हैं, डीएस्केलेशन कर रहे हैं, बहुत खर्चा होता है, बट इंडियंस आर नॉट रेडी टू डू इट, राइट। क्यों? उन्होंने इंडिया, सियाचिन क्या है, सियाचिन बेसिकली 84 में जो भिंडरावाले को सपोर्ट किया था उसका बदला है। तो 71 का बदला लिया पाकिस्तान ने 84 में, ये जो करा के खालिस्तान मूवमेंट को ISI ने सपोर्ट दे के, और उस बदले का बदला लिया इंडिया ने सियाचिन कैप्चर करके। पूरा का पूरा सियाचिन आज इंडिया के पास है। जो सियाचिन ब्रिगेड कहते हैं पाकिस्तान में, सियाचिन ब्रिगेड सिर्फ एक फर्जी ब्रिगेड है, और सियाचिन की बहुत जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। तो खैर ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं। अब धीरे 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 पाकिस्तान हैज़ बिकम, मतलब एक ऑब्लिवियन में चला गया है। ब्रेकअप आप सारे फैक्टर से कर रहे हैं तो इसका होना तय है। अकेले चाइना कैन नॉट सेव पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया की तरफ से ही मैं बता दूं तो इंडिया इज़ प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी स्मार्टली। इंडिया ऐसे नहीं US कैंप में चला गया, बिकॉज इंडिया इज सीन की जो US कैंप में जाते हैं लोग, उनका क्या होता है। अब इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ स्ट्रेटजी विद चाइना। क्यों? चाइना के साथ इंडिया मिलकर ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहा है। तो जो ब्रिक्स करेंसी है वो इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट टू डॉलर। अब देखें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया को US के साथ ही अलाय होना, अगर चाइना के साथ अलाय करता है तो चाइना और इंडिया मिलके 5-10 साल में दे विल बी इक्वल टू US एंड दे प्रेजेंट एन इक्वल थ्रेट। तो US के पास एक थ्रेट ये भी है कि कल को इंडिया चाइना के कैंप में चला गया। चाइना एंड देयर हिस्ट्री हैज नेवर अटैक्ड अ कंट्री। 62 का जो बॉर्डर स्कर्मिश हुआ था, दैट वाज आई थिंक द ओनली इंसिडेंस, और वो भी नेहरू साहब की बेवकूफ़ी, लापरवाही जो भी कहें, जिसकी वजह से वो इंडिया का पार्ट चाइना ने कब्जा कर लिया। लेकिन चाइना वहाँ पर भी एथिकल लाता, उन्हें जो उन्हें लगता था हमारा एरिया वो कब्जा किया, फिर पीछे भी हट गए, राइट। तो चाइना भी ये चीज़ें देख रहा है। चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स कार्ड्स, इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स कार्ड। तो अभी ये है कि इंडिया इज ए US अलाय बट इट्स नॉट अ ब्लाइंड अलाय। रशिया से भी वो क्या कहते हैं तेल खरीदा। अब ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहा है। ब्रिक्स करेंसी आती डॉलर डिनोमिनेशन ख़त्म हो जाना। ख़त्म क्या, बहुत कम हो जाएगा। इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट, बिकॉज US देखा जाए इट्स अ फाइनेंशियल पावर। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फाइनेंशियल पावर। जो सारी चीज़ें हैं वो डॉलर डोमिनेशन के लिए। डॉलर आप कितने भी छाप सकते हैं, US में कोई इन्फ्लेशन नहीं होता। वैसे आप लोकल करेंसी छापें इंडिया में, रुपी अरबों छाप लें तो इन्फ्लेशन हो जाना। लेकिन डॉलर क्या है, रिजर्व्ड करेंसी है, लोग उसे एज अ डिपॉजिट रखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है। तो US कैन प्रिंट एनीथिंग। $1 में अगर आप पाकिस्तान की बात करें, 300 रुपये वर्थ ऑफ पाकिस्तानी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, जबकि $1 छापने में कुछ मेरे ख्याल से 5 सेंट भी नहीं लगते होंगे। तो दिस इज द गेम US हैज बीन प्लेइंग फॉर वेरी लॉन्ग। हेजिमनी थी, बट इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर। इमर्जिंग पावर है चाइना, इमर्जिंग पावर है इंडिया। और अगर इंडिया चाइना के साथ साइड कर लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का से भी एक ही अलाय बचता है, राइट, चाइना। और चाइना भी अलग हो जाएगा तो इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट। ईरान की बात कर लें, ईरान तो अमेरिका का जिसे कहते हैं बैटेनायर है, पुराना दुश्मन है।
सऊदी अरेबिया भी हालांकि आके दिखा रहा है, लेकिन सऊदी के सारे इन्वेस्टमेंट्स, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हैं। तो पाकिस्तान इज़ नाउ अलोन। अगर आप इस चीज़ों को लॉजिकली देखें जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से, तो पाकिस्तान का ब्रेकअप होना हर पार्टी के फ़ायदे में है। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के हर आदमी को फ़ायदा है। अमेरिका को फ़ायदा है, क्यों? वो अलग अलग लोगों से नाउ डील करेगा, राइट? और सीपैक पे वो रोड़े अटकाएगा, सीपैक कभी भी नहीं बनेगा। इंडिया को फ़ायदा है कि दहशतगर्दी कम होगी, क्यों? पाकिस्तान जो है अभी सिर्फ जो पंजाब का एरिया है, साउथ पंजाब भी शायद अलग हो जाए तो नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब ही रह जाएगा, और इंडिया जो है वो गिलगित बल्टिस्तान का एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। फाइट एरिया सारा का सारा चला जाएगा पठान्स को, दे विल बी हैप्पी। अफगानिस्तान पीपल विल हैव देन नथिंग, बिकॉज टीटीपी का यही कहना है कि भाई हमें एक ये बॉर्डर एरिया दे दें जिसमें हम अपनी शरियाई हुकूमत चला सकें। तो दोस्तों बस यही थी छोटी सी मैंने आपको बताई विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो पाकिस्तान का ब्रेकअप होने के हाई चांसेस हैं, इंडिया के साथ वॉर रहने के चांसेस आर स्लिम टू नन। न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चल सकते, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन में जो लॉसेस जो पाकिस्तान को होंगे, दे विल बी, मतलब पाकिस्तान विल बी वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। तो यही सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेट्स मीट किसी और वीडियो पे हम डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।